मेरे विषय में सभी का स्वागत है कि प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कार्बीन और नाइट्रीन। हम कार्बीन की पीढ़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्बीन की उस पीढ़ी के बीच हमने डायज़ोमीथेन के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डायज़ोमीथेन के अपघटन पर यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से तटस्थ प्रजाति उत्पन्न कर सकता है, जो कि कार्बीन है। तो पिछली कक्षा में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल एस्टर की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह डायज़ोमीथेन का उपयोग करके संबंधित मिथाइल एस्टर है। तो हमने देखा है कि एक बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले होता है, यह डायज़ोमीथेन अम्लीय प्रोटॉन को ग्रहण करेगा और वह वास्तव में एक कार्बोक्सिलेट आयन उत्पन्न करेगा, और एक बार जो उत्पन्न होगा वह वास्तव में अत्यंत अस्थिर डायज़ोनियम केशन के साथ प्रतिक्रिया डायज़ोनियम कैटायन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। वह CH3N2+ है और यह कार्बोक्सिलेट आयन वास्तव में SN2 मोड में काम कर सकता है और इस मिथाइल एस्टर को देने के लिए यह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया दे सकता है, और यहाँ एक नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी और यह यौगिक अत्यंत अस्थिर यौगिक है। तो अब इन प्रतिक्रियाओं में डायज़ोमीथेन की उपस्थिति में यह कार्बोक्सिलिक एसिड यह उस संगत कार्बोक्सिलिक एसिड का मिथाइल एस्टर उत्पन्न कर सकता है। अब यदि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि फिनोल क्या है, क्या इस डायज़ोमीथेन का उपयोग करके संबंधित मिथाइल ईथर बनाना संभव होगा? तो अगर हम यहाँ पर डायज़ोमीथेन का उपयोग करते हैं तो वास्तव में यह प्रोटॉन पर्याप्त अम्लीय है। यह pKa है। इस विशेष प्रोटॉन का pKa लगभग 10 है। तो अब यह पर्याप्त रूप से अम्लीय है ताकि ये डायज़ोमीथेन, जो कि फैशन के समान तरीके से उसके साथ प्रतिक्रिया कर सके, यानी आप यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, यह इसे उठा सकता है क्योंकि यह फेनोलेट आयन जो स्थिर है और यह हाइड्रोजन बहुत अम्लीय है, तो यह उसे उठा सकता है और संबंधित ठीक उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बल्कि मुझे पिछले तरीके की तरह इस तरह से आकर्षित करना चाहिए और वहाँ पर हमला कर सकता है, और आपको इसी तरह से दे सकता है। इसे एनिसोल कहा जाता है। तो फिनोल से एनिसोल तक आप डायज़ोमीथेन की उपस्थिति में आसानी से
से तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या यह काम करेगा? यदि हम इस फिनोलिक यौगिक के बावजूद उपयोग करते हैं, यदि यह स्निग्ध अल्कोहल है, इसका मतलब है मैं ROH के बारे में बात कर रहा हूँ। जब R स्निग्ध है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास यह अल्कोहल है और हमने डायज़ोमीथेन के साथ इलाज किया है। यह काम करेगा, लेकिन वास्तव में यह काम नहीं करता। क्यों? कारण बहुत सरल है कि यदि आप देखें तो यह हाइड्रोजन pKa है, या वह यहाँ के आसपास के pKa 16 के आसपास है। यह सभी स्निग्ध अल्कोहल, इस प्रकार के अल्कोहल लगभग इस विशेष 16 के आसपास होते हैं, और यह अब पर्याप्त अम्लीय नहीं होता है। तो इस मामले में जब यह स्निग्ध शराब है, तो ये प्रतिक्रियाएं ठीक नहीं होंगी। तो यहाँ बुनियादी मानदंड क्या है कि इन संगत हाइड्रोजन को अम्लीय होना चाहिए, ताकि इस डायज़ोमीथेन द्वारा उठाया जा सके और यह अत्यंत अस्थिर डायज़ोनियम यौगिक या डायज़ोनियम धनायन दे सके, ताकि कार्बोक्जिलिक एसिड के मामले में ये संबंधित आयन कार्बोक्जिलेट आयन हैं। फिनोल के मामले में यह फिनोलेट आयन है। वे इस बेहद अस्थिर डायज़ोनियम प्रजातियों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ताकि यह संबंधित मिथाइल एस्टर या मिथाइल ईथर अब हम एक उदाहरण देखेंगे जहाँ ये दोनों स्निग्ध और सुगंधित अल्कोहल मौजूद हैं। तो यह संबंधित स्टेरॉयड अणु है। इस अणु का नाम ओस्ट्रियाल कहा जाता है, और यह एक स्टेरॉयड की मात्रा है। तो अब यदि यह अणु डायज़ोमीथेन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, क्या हो जाएगा? जैसा कि हम पहले समझाते हैं कि इस विशेष अणु में दो अलग अलग प्रकार के OH समूह होते हैं। एक सुगंधित है, जो कि फिनोलिक प्रकार है, और दूसरा स्निग्ध प्रकार है। तो निश्चित रूप से इस OH समूह में यह विशेष रूप से यहाँ एक फिनोलिक OH अधिक अम्लीय है, तो यह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेगा और आपको इस तरह का उत्पाद देगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें संबंधित मिथाइल ईथर मिलेगा, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ये दोनों हाइड्रॉक्सिल समूह काम नहीं करते हैं, वे बरकरार रहते हैं। तो इस मामले में केवल यह विशेष हाइड्रॉक्सिल समूह जो प्रतिक्रिया करेगा और मिथाइल ईथर को ठीक करेगा। अब हम वास्तव में डायज़ोमीथेन के साथ इसकी अधिक प्रतिक्रियाएं क्यों कर रहे हैं, या हम डायज़ोमीथेन प्रतिक्रियाशीलता
के रसायन विज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस डायज़ोमीथेन के प्रकाश अपघटन से वास्तव में कार्बाइन उत्पन्न होता है। इस कार्बाइन को उत्पन्न करने वाले अग्रदूतों में से एक डायज़ोमीथेन है। तो सिद्धांत रूप से हमारे पास डायज़ोमीथेन है और यह फोटोकेमिकल अपघटन वास्तव में देता है। यह इस नाइट्रोजन के उन्मूलन के साथ संबंधित कार्बाइन है। यह एक बहुत ही स्थिर अणु नाइट्रोजन है, जिससे यह कार्बाइन प्रजाति उत्पन्न होगी। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि डायज़ोमीथेन एक कार्बाइन अग्रदूत के रूप में है। भले ही यह बहुत उपयोगी है, लेकिन कई मामलों में हमने पाया कि इस प्रकार के डायज़ोमीथेन का उत्पादन बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनकी बहुत सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रकार का यौगिक अत्यंत विषैला होता है और एक संभावित विस्फोटक हो सकता है, और साथ ही उन प्रतिक्रियाओं में जिन्हें अत्यधिक सावधानी के साथ बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है, तो कई सीमाएं हैं। तो एक और यह है कि आपको इसे हमेशा एक समाधान की तरह रखना होगा। इसका क्वथनांक काफी कम है। तो इस तरह की सीमाओं ने इन्हें बनाया। डायज़ोमीथेन का उपयोग कार्बाइन अग्रदूतों के रूप में डायज़ोमीथेन के उपयोग के बजाय काफी सीमित है। इसलिए इस तरह की सीमाएं होने के कारण लोगों ने कार्बाइन अग्रदूत के लिए डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि डायज़ो कार्बोनिल यौगिक अधिक स्थिर यौगिक हैं। तो इन यौगिकों को संभालना अधिक आसान होगा। ठीक है। तो एक बार यह अधिक स्थिर यौगिक है, तो मैं किस प्रकार से बात कर रहा हूँ अधिक स्थिर, इसलिए डायज़ो कार्बोनिल यह यौगिक अधिक स्थिर होगा। तो अगर कुछ अधिक स्थिर है, इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें आसानी से संभाल सकें या प्रतिक्रियाओं में इस डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग आसान हो जाए। तो अब यह स्थिर क्यों है? यह स्थिर क्यों है? यदि आप डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों की संरचना कुछ इस तरह देखते हैं, अब इस तरह प्रतिध्वनि में हो सकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह जो डायज़ो द्विध्रुव को स्थिर करते हैं, तो क्या इस डायज़ो द्विध्रुव को स्थिर करता है इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह? ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले कार्बोनिल समूह जो डायज़ो द्विध्रुवीय को स्थिर करते हैं, ठीक है। तो ये वास्तव में उस स्थिरता को ट्रिगर करते हैं जो इसे स्थिर करेगा, डायज़ो द्विध्रुवीय को स्थिर करेगा। तो कुल मिलाकर ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक
डायज़ोमीथेन की तुलना में अधिक स्थिर हैं। तो स्पष्ट रूप से हम इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग कार्बेन के लिए एक बहुत अच्छे अग्रदूत के रूप में कर सकते हैं। अब हम इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के संश्लेषण को सीखेंगे, क्योंकि अपघटन पर ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक आपको अधिक स्थिर कार्बेन ठीक देंगे। तो हमें इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के संश्लेषण और उनके कार्बेन बनाने की संभावना। तो आइए देखते हैं डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण। तो हम इसके साथ क्या शुरू करेंगे? पहले डायज़ोमीथेन के साथ एसाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया। तो एसाइल क्लोराइड की डायज़ोमीथेन के साथ प्रतिक्रिया। तो एसाइल क्लोराइड क्या है? तो यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और आप थियोनिल क्लोराइड या ऑक्सैलिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यह एसाइल क्लोराइड देगा। अब आप इसे डायज़ोमीथेन से ठीक करें तो अब यह आपको संबंधित डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों को देने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। यह तंत्र क्या है? अब यदि आपके पास ये एसाइल क्लोराइड होंगे, अब आपके पास डायज़ोमीथेन है, तो यहाँ पर आसानी से प्रतिक्रिया कर सकता है और एक बार यह चला जाएगा तो वापस आ जाएगा और यह बाहर निकल जाएगा। तो यह क्या बनेगा? यह इस रूप में बनेगा। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यह दो हाइड्रोजन को इस तरह से रखता है, यह CH2 एक और फिर संबंधित N2+ और एक बार आपके पास यह हो जाने के बाद फिर से इस डायज़ोमीथेन का एक और अणु जो इस अम्लीय प्रोटॉन को उठाएगा। तो एक प्रकार इसे उठाया जाएगा। तो अब इसमें संबंधित डायज़ो कार्बोनिल यौगिक ठीक होंगे। अब यहाँ से क्या उत्पन्न करेगा? यह वास्तव में यह अत्यंत अस्थिर CH3N2+ देगा और हमारे पास यहाँ से यह क्लोराइड माइनस है जो यहाँ पर प्रतिक्रिया करेगा और संबंधित नाइट्रोजन उन्मूलन और मिथाइल क्लोराइड देगा जो कि गैसीय है। तो कुल मिलाकर हम अपने वांछित डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों को कुशल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो यह शुरुआती सामग्री है क्या है? एसाइल क्लोराइड और डायज़ोमीथेन, और वह आपको ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक ठीक देने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। अब एक अन्य विधि में जहाँ मूल कार्बोनिल यौगिक आधार की उपस्थिति में टॉसिलाज़ाइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा, जो आपको संबंधित डायज़ो कार्बोनिल यौगिक भी देगा। उदाहरण के अनुसार जो टॉसिलाज़ाइड और बेस के साथ प्रतिक्रिया
तो यह क्या होगा, यह मूल कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। तो ट्राई एथिलामाइन जैसे आधार की उपस्थिति में संबंधित डायज़ो ट्रांसफर अभिक्रमक या टॉसिलाज़ाइड है। तो डियाज़ो एक्सचेंज होगा, तो डियाज़ो एक्सचेंज और उत्पाद हमारा वांछित डायज़ो कार्बोनिल यौगिक है, यह वाला, और उप उत्पाद यहाँ संबंधित सल्फोनामाइड है। और मुझे लगता है कि आप पहले से ही टॉसिलाज़ाइड की संरचना को जानते हैं। यह कैसा दिखता है, पैरा टॉलिन टॉसिल पैरा टॉलिन सल्फोनिल, ठीक है। तो पैरा टोल्यूएन सल्फोनिल एज़ाइड। अब इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों की तैयारी के लिए एक अन्य विधि में लोगों ने कीटोन के उस अल्फा ट्राइफ्लोरोएसिटाइल डेरिवेटिव का उपयोग संबंधित डायज़ो व्युत्पन्न तैयार करने के लिए किया है। उदाहरण के लिए यहाँ हम कीटोन के अल्फा ट्राइफ्लोरोएसिटाइल डेरिवेटिव की प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए हम संबंधित कीटोन ले सकते हैं। तो अगर हम इस कीटोन को लेते हैं और फिर किसी आधार की उपस्थिति में मजबूत आधार, उदाहरण के लिए LiHMDS, और ये एस्टर CF3CO2 CH2CF3, और नंबर 2 यह है कि डायज़ो एक्सचेंज के लिए जो बेस की उपस्थिति में मीथेन सल्फोनिल एज़ाइड है, जो इस संबंधित डायज़ो यौगिक को बहुत ही कुशल तरीके से दे देगा। तो इस प्रकार के सबस्ट्रेट जो पहले आधार की उपस्थिति में भी हो सकते हैं, आयन उत्पन्न करेगा और वह इस एस्टर से प्राप्त करेगा जो इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, और अंत में डायज़ो स्थानांतरण आपको डायज़ो कार्बोनिल यौगिक की इच्छाओं को बाहर कर देगा। आगे हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास ये सभी डायज़ो कार्बोनिल यौगिक हैं। अब हम इससे कार्बीन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य कार्बीन उत्पन्न करना था, या यहाँ चर्चा का हमारा विषय कार्बीन उत्पादन था। तो यह जानने के लिए हमने पहले इस प्रकार के डायज़ो कार्बोनिल यौगिक संश्लेषण को सीखा है। अब हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक वास्तव में कार्बीन में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो आइए देखते हैं कार्बीन पीढ़ी। तो ये डियाज़ो कार्बोनिल हैं जिन्हें हमने ठीक से उत्पन्न किया है। अब थर्मल या फोटोकेमिकल अपघटन के तहत यह संबंधित कार्बाइन +N2 देगा। अब इस प्रकार की कार्बाइन पीढ़ियों को कौन चलाता है। कार्बीन उत्पन्न करने के लिए इन डायज़ो कार्बोनिल यौगिकों के
इस तरह के अपघटन के लिए क्या प्रेरित कर रहा है। हम नाइट्रोजन की उस पीढ़ी को देखते हैं जो सबसे स्थिर यौगिकों में से एक है, जो इस तरह के कार्बाइन को ठीक करने के लिए, इस तरह के अपघटन के लिए ड्राइव या बल देता है। तो इन कार्बाइनों की तैयारी के लिए स्थिर छोटे अणु की यह पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य उदाहरण में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में हम ऊष्मा या प्रकाश रासायनिक अपघटन के स्थान पर उपयोग करेंगे। हम कार्बाइन उत्पन्न करने के लिए संबंधित संक्रमण धातु का उपयोग करेंगे। तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए हमारे पास ये डायज़ो कार्बोनिल यौगिक है और इस RH सेकंड कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में है। अब इन कार्बाइन को उत्पन्न करता है, या यूं कहें कि मुझे यह कहना चाहिए कि यह यहाँ रहता है जैसे L लेग के बराबर है, और ठीक है। इसे वास्तव में कार्बाइन नहीं कहा जाता है क्योंकि इन्हें दूसरे शब्दों में कहा जाता है, इसे कार्बेनॉइड कहते हैं। तो कार्बेनॉइड क्या है? कार्बेनॉइड की इसी प्रकार की प्रजातियां जैसे कार्बाइन हैं, लेकिन उस स्थिति में यह वास्तव में अन्य परमाणुओं से आंशिक रूप से बंधी होती है। तो कार्बेनॉइड ऐसी प्रजातियां हैं जो कार्बन की तरह एक फैशन के समान मोड में भी प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह आंशिक रूप से कुछ अन्य परमाणुओं से बंधी होती हैं, जिसे कार्बेनॉइड कहते हैं। जैसे इस मामले में यह इस संक्रमण धातु RH से बंधा होता है और इसे कार्बेनोइड प्रजाति कहा जाता है, लेकिन वे समान मोड में, समान मोड या कार्बन की तरह समान फैशन में प्रतिक्रिया करते हैं। हम कई अवसरों पर यह दिखाएंगे कि इस प्रकार के कार्बोनॉइड प्रतिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हो रहे हैं, और यह वास्तव में उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसे कार्बाइन काम करता है। हमारी अगली कार्बाइन पीढ़ी टॉसिल हाइड्रोजन से कार्बाइन होगी। यह सब कुछ आज के लिए है। धन्यवाद।